अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तकरीबन 3 माह से रास्तों की बंदिश का शिकार जिला कुर्रम में कबायली तनाज़ा तय करने के लिए जारी जिरगा बिलाखिर कामयाब हो गया है और फरीक़ैन के दरमियान 14 नकाती मुआहिदा तय पा गया है। फरीक़ैन की जानिब से बंकर मिसमार ना करने और असलहा हुकूमत के पास जमा ना कराने की वजह से मुआहिदा नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से कुर्रम में मरकजी शाहराह समेत अहम रास्ते बंद थे और रास्तों की बंदिश के खिलाफ न सिर्फ पाड़ा चनार बल्कि कराची के कई मकामात पर भी धरने जारी थे। लेकिन आज जो मुआहिदा तय पाया है उसमें बंकर्स गिराने और असलहा जमा कराने पर इत्तफाक कर लिया गया है। मुशीर इत्तेहाद खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने मुआहिदे की तस्दीक करते हुए कहा है कि अमन मुआहिदे पर दस्तखत से मामूलात ज़िंदगी जल्द मुकम्मल बहाल हो जाएंगी। ज़मीनी रास्तों पर काफिले हफ्ते के दिन रवाना होंगे। जबकि कुर्रम मुआहिदे पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर ने एक बयान में कहा है कि कुर्रम मसले के पुरअमन हल के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें रंग ले आईं। मुआहिदे पर दस्तखत मसले के पायदार हल की तरफ अहम पेशरफ्त है। मुआहिदे से कुर्रम का ज़मीनी रास्ता खुलने की राह हमवार हो गई। फरीक़ैन ने अमन के लिए मस्बत किरदार अदा किया, जो काबिल सताइश है। हमारी कोशिश और ख्वाहिश है कि कुर्रम में मामूलात ज़िंदगी बहाल हो जाएँ। दोनों फरीक़ैन की जानिब से 45 अफराद ने अमन मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं। कमिश्नर कोहाट मोतसिम बिल्लाह ने कहा है कि मुआहिदे पर मजीद 3 मशरान के दस्तखत होना बाकी हैं। मुआहिदे के मुताबिक 2008 के मरी मुआहिदे समेत तमाम साबका मुआहिदे बरकरार रहेंगे। सरकारी रोड पर किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ हुकूमत सख्त एक्शन लेगी। अमन कमेटियाँ हुकूमत और सरकारी इदारों के साथ ताउन करेंगी और सड़क पर किसी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में इलाके के लोग रिवाज और कानून के मुताबिक बेगुनाही साबित करेंगे। किसी ने शरपसंद को पनाह दी या उसकी मदद की तो उसे मुजरिम समझा जाएगा और सड़क की हिफाजत के लिए एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमल किया जाएगा। बेदखल खानदानों को मरी मुआहिदे के तहत आबाद किया जाएगा, जिसका तरीक़ाकार तय किया गया है। जिले में ज़मीनी तनाज़ात के हल के लिए लैंड रेवेन्यू कमीशन फौरी काम शुरू करेगा और अमन कमेटी, ज़िला इंतज़ामिया और सिक्योरिटी इदारे उसकी मदद करेंगे। रुकावट डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पहले से तयशुदा फैसलों पर अमल किया जाएगा। जिन मुतनाज़ इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज है उसकी पासदारी की जाएगी। असलहे की नुमाइश, इस्तेमाल और असलहा खरीदने की गर्ज से चंदा जमा करने पर पाबंदी होगी। दोनों फरीक़ैन सूबाई काबीना के फैसले के मुताबिक 15 दिन में मरबूत लाएअमल देंगे। जिस फरीक ने लाएअमल नहीं दिया वो एपेक्स कमेटी के फैसलों का पाबंद होगा। फरीक़ैन एक दूसरे के खिलाफ असलहा इस्तेमाल नहीं करेंगे। खिलाफ वर्जी पर हुकूमत अमन कमेटी के ताउन से कार्रवाई करेगी। मुतल्लिका गाँव से हुकूमत, सिक्योरिटी इदारों और ग्रैंड जिरगे की मुशावरत से असलहा जब्त कर लिया जाएगा और 1 करोड़ रुपए जुर्माना किया जाएगा। कोई भी शख्स लड़ाई को मजहबी रंग नहीं देगा। फिरका वाराना नफरत की बुनियाद पर कायम कलदम तंजीमों के काम करने और दफातर खोलने पर पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आमदोरफ्त के तमाम रास्तों पर कोई रुकावट नहीं होगी और नए रास्तों के लिए भी ताउन किया जाएगा। पनाह लेने वाले अफराद का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और किसी लाश की बेहुरमती नहीं की जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ रिवाज और कानून के तहत कार्रवाई होगी। तमाम सरकारी और गैर सरकारी अमले की हिफाजत मशरान अपने मेहमान के तौर पर करेंगे और हुकूमत भी उनका तहफ़्फ़ुज़ करेगी। सोशल मीडिया पर सरगर्म शरपसंदों को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी और उनके हिमायती भी जुर्म में शरीक समझे जाएंगे। कुर्रम के लोग उनके खिलाफ हुकूमत का साथ देंगे और अमन कमेटी रिवाज और कानून के तहत सज़ा देगी। कोई नाखुशगवार वाक़या होने की सूरत में अमन कमेटियाँ फ़ौरन मुतहर्रिक होंगी और मुखालिफ फरीक फौरी रद्द अमल नहीं देगा। अमन कमेटियाँ इस हवाले से हुकूमत से मुकम्मल ताउन करेंगी और मुतालिका असिस्टेंट कमिश्नर और DSP हर माह अमन कमेटियों के साथ निशस्त करेंगे। अगर 2 देहातों के दरमियान तनाज़ा होगा तो लोग अपने मसलक या कबीले की हिमायत में खड़े नहीं होंगे, बल्कि मकामी अमन कमेटियाँ मसला हल करेंगी और नाकामी की सूरत में कुर्रम अमन कमेटी से रुजू करेंगी, जबकि हुकूमत भी मुकम्मल मदद करेगी। अमन खराब करने वालों को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा और इसमें रुकावट नहीं डाली जाएगी। कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले मुजरिम तस्वुर होंगे, जिनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हर किस्म के बंकर्स पर पाबंदी होगी और पुराने बंकर्स मिसमार किए जाएंगे। इसके बाद जो फरीक लश्कर कुशी करेगा उसे दहशतगर्द समझते हुए हुकूमत कार्रवाई करेगी और मुतासरा फरीक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। अमन कमेटी किसी मसले के हल तक नहीं पहुँच पाती तो ग्रैंड जिरगा कसरत राय से फैसला करेगा, जिसकी खिलाफ वर्जी पर कानून और रिवाज के तहत कार्रवाई की जाएगी। फरीक़ैन के दरमियान फायरबंदी दायमी होगी। अमन मुआहिदा कायम रहेगा। साबका खिलाफ वर्जियों का तयन किया जाएगा। नई खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। खिलाफ वर्जी पर कानून और रिवाज के मुताबिक कार्रवाई होगी। अमन कमेटियाँ मुआहिदा ना तोड़ने की पाबंद होंगी और असलहा जमा करवाने का एक लाएअमल बनाया जाएगा। जिरगे के रुकन मलिक सवाब खान ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर कोई हुकूमत के पास असलहा जमा नहीं कराएगा तो कानून नाफिज करने वाले इदारे उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
14 नुकात थी। 14 नुकात में जो मसला चल रहा था कि दोनों फरीक इस पर मुताफिक हुए कि असला जितने भी असला है, बड़ा है या छोटा, हुकूमत के साथ जमा करेंगे। अगर किसी फरीक ने हुकूमत के साथ जमा नहीं किया तो हुकूमत मलिशिया या फौज इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। दूसरी बात ये है, जो मर्चे है बैंकर्स है, इसको मिसमार करेंगे हुकूमत और रोड खुले हो जाएंगे। 15 दिन के अंदर अंदर कमेटी बनाएंगे, दोनों फरीकों से इस पे अमल शुरू हो जाएंगे। महीने 2 महीने में बिल्कुल हालात नॉर्मल हो जाएंगे। जिरगा रुकन रजा हुसैन ने न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जल्द ही कुर्रम में मुस्तकिल क़याम अमन की खुशखबरी मिलेगी। 14 नुकात पे दस्तखत हो गए हैं, दोनों फरीकैन ने बड़ी खुश असलूबी से दस्तखत कर दिए हैं और बाकी मामला जो है ना, अगर एक मुलाकात होगी हमारी यूसी साहब के साथ, उसके बाद जो है जो लाएहमल तैयार होगा उसके मुताबिक होगा। बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी, तो सारे मामला जो है ना खुश असलूबी से तय पाएंगे। बड़ी असली की बात हो गई है, सारे मामला जो है ना मुलाकात के बाद वाज़ेह हो जाएंगे। जिला कुर्रम में हालिया कबायली तनाज़ा 130 से ज़ायद जाने ले चुका है, जिसके बाद रास्तों की बंदिश से इलाके में दवाओं और खाने पीने की अशिया समेत ज़रूरी सामान की शदीद किल्लत पैदा हो गई थी और इलाज ना मिलने से 100 से ज़ायद बच्चों की हलाकतों की खबरें भी सामने आई थी। रास्तों की बंदिश के खिलाफ इलाका मकीनों ने 2 माह से ज़ायद अरसे से प्रेस क्लब के बाहर धरना दे रखा है और इन मुजाहिरीन की हिमायत में मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने गुज़िश्ता हफ्ते मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धरनों का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद कराची के 12 से ज़ायद मकामात पर धरने दिए गए थे और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था और शहरी सड़कों पर रुल कर रह गए थे। गुज़िश्ता रोज़ अहले सुन्नत वल जमात ने भी कराची में धरनों का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई थी और पुलिस ने MWM के धरने ख़त्म कराने की कोशिश की तो उसे मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर धरने के मुजाहिरीन पुरअमन थे तो 8 मोटरसाइकिलें कैसे जलाई गईं, 8 पुलिस एहलकारों को ज़ख्मी किया गया और 3 की हालत तशवीशनाक। अगर पुरअमन हुआ जाता है तो 8 मोटरसाइकिलें शहरियों की जली हैं, उसके साथ साथ एक हमारे ट्रैफिक के जवान की भी मोटरसाइकिल जलाई गई। हमारे 8 पुलिस के जवान हैं उनको इंजर्ड किया गया है, जिसमें 5 जो हैं वो ज़्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन 3 उनमें से शदीद इंजरीज आई हैं और उनकी काफ़ी वाइटल जो ऑर्गन्स हैं उनको नुकसान हुआ है। धरने के हवाले से 19 लोग अरेस्ट हैं अभी तक, 3 FIR लाज की हैं, एक दाम कत्ल की भी FIR ATC एक्ट भी लगाया गया है उनके खिलाफ। 3 थानों पर ये FIR कटी हैं, सोल्जर बाजार में, सच्चल पर, सऊदाबाद पर। इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, रोड ब्लॉक नहीं करने देंगे। जबकि मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबरा अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि पाड़ा चनार में धरना खत्म हो जाएगा तो हम भी कर देंगे। जो वहाँ के एल्डर पर जिम्मेदारी डाली गई थी उन्होंने पूरी कर दी है। उन्होंने इस मुआहदे पर जो अपेक्स कमेटी में लिखा गया था उस पर जो भी डिमांड्स थी उस पर उन्होंने साइन कर दी हैं और कहा है कि हम आपका साथ देंगे, आप नाफिज करें, इम्प्लीमेंट करें इसको। अगर चाहते अवाम का एतमाद हो तो ये जो मुआहदे पर साइन हुए इसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट होगा तो चीजें ठीक हो जाएंगी और फिर कल आप रास्ते खोल देते हैं, वहाँ गज़ई जनास जाना शुरू हो जाती हैं और कुर्रम का धरना खत्म हो जाए। हम भी धरना खत्म कर देंगे। कराची में धरनों की सूरत हाल पर हम बात करेंगे हमारे रिपोर्टर्स से, मगर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर डॉक्टर मोहम्मद अली सैफ, मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा। उनसे पूछेंगे कि कब सड़क खुल जाएगी, कब वहाँ धरना खत्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सैफ साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़रा आपने ये कहा था कि 2 अहम नकात हैं, उसके बगैर हम नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं वरना मुस्तकिल अमन नहीं होगा। एक बंकर्स का खात्मा, एक जो असलहा है उसकी वापसी। अब इन दोनों चीज़ों पर भी इत्तफाक हो गया, मगर सवाल यही है कि इन्फोर्समेंट हो पाएगी? आपको लगता है कि इस मुआहदे पर अमल दरामद हो पाएगा? क्योंकि साल से ये मसला चला आ रहा है मगर मुस्तकिल अमन नहीं कायम हुआ। जी शाहज़ैब, शुक्रिया। देखें, बिल्कुल यही 2 नुकात थे जो बाइस तनाज़ा थे और जिन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार दोनों फरीक़ैन की तरफ से मुसलसल किया जा रहा था और यही वजह थी कि ये जो जिरगे का अमल है, मुशावरत थी, ये काफ़ी तवील हो गई, तकरीबन 3 हफ्ते से ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन बिलाखिर इस पर इत्तेफाक होने का मतलब ये है और ये इस बात का सबूत है कि दोनों फरीक़ैन इस बात पे कमिटेड हैं कि अमन का क़याम उनके लिए ज़रूरी है, इस इलाके के लिए ज़रूरी है, आवाम के लिए ज़रूरी है और इसीलिए उन्होंने फाइनली इत्तेफाक कर लिया। और अब मैं ये समझता हूँ कि जो आगे इस पर अमल दरामद का जो मरहला है अब वो शुरू होगा, असले की हवालगी का अमल शुरू किया जाएगा और मुझे यकीन है कि ये बहुत बड़ा इरिटेंट, एक ऐसा
अंसर जिसकी वजह से जब फसादात होते थे तो उनमें खूनरेजी का जो क्वांटम है, जो मैग्नीट्यूड है, वो बहुत बढ़ जाता था, वो अब असले की गैर मौजूदगी की वजह से बहुत कम हो गया है, बल्कि ख़त्म मादूम हो गया है। और अब इंशाल्लाह वहाँ पर हम अमन के लिए फाइनल जो कोशिशें हैं वो हम कर सकते हैं इंशाल्लाह, और अमन कायम होगा। और इस बात पर इत्तफाक इसलिए भी नहीं हो रहा था कि ज़ाहिर है किसी न किसी एक फरीक को ये शक था कि रियासत पता नहीं अपनी जिम्मेदारी क़याम अमन की पूरी करेगी या नहीं करेगी, और असलहा भी उनके पास नहीं होगा, तो ऐसा ना हो कि एक फरीक को दूसरे फरीक के रहमो करम पर छोड़ दिया जाए। तो रियासत किस तरीके से यकीनी बनाएगी, हुकूमत भी रियासती इदारे भी? देखें, बात यह है कि रियासत तो अपनी जिम्मेदारी हतल वसा पूरी करती रही है, और वहाँ पर अब तक जो भी निज़ाम चलता रहा है रियासत ही की अमलदारी की वजह से वहाँ चल रहा है। लेकिन चूँकि एक साबिका इसका जो सोशियो कल्चरल स्ट्रक्चर है वो एक कबायली निज़ाम के तहत था, और वहाँ पर एक सिस्टम था ज़म अज़ला में कन्वर्ट होने से पहले, तो वहाँ पर यकीनन असला भी बहुत ज़्यादा था, और वहाँ का कल्चर भी ऐसा था कि लोग अपने पास घरों में भी असला रखते हैं, और कबायली तनाज़ात की सूरत में लश्कर की शक्ल में लड़ाइयाँ होती थी। यही वो रीज़न था कि वायलेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत बढ़ जाता था लड़ाई की सूरत में। और दोनों फ़रीक़ैन जब चूँकि एक मजहबी और फ़िरक़ावारियत के अंदाज में इशूज़ को उठा करके आगे वो तनाज़े की सूरत इख्तियार कर लेते थे, तो उसकी वजह से जानों का नुकसान भी होता था। अब मैं ये समझता हूँ कि असले की हवालगी के बाद एक तो उसका वो क्वांटम कम हो जाएगा, दूसरी बात यह है कि उसके अंदर जो वो एक विरुलेंस का फैक्टर है कि असले की वजह से नुकसान बहुत होता है, और हेवी वेपन्स थे, रॉकेट लॉन्चर और मिसाइल टाइप के और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स थे, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थी, तो वो जब सरेंडर करेंगे उसकी वजह से इसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि देखें, हुकूमत तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। अब हमने इसीलिए दोनों फ़रीक़ैन को ओनरशिप दी है। इस मरतबा इस मुआहदे का एक इंटरेस्टिंग पहलू मैं समझता हूँ, या ज़रूरी जो एक इसकी डायमेंशन है वो ये है कि हमने फ़रीक़ैन को खुद कहा कि आप लोग आपस में बैठ के मुशावरत करें कि आपने इस अमन को कैसे इंश्योर करना है। हम बतौर हुकूमत आपके सामने एक सालिस का किरदार अदा करेंगे, और जब आप एक फार्मूला आपस में बैठ के तय करेंगे तो उस पर अमल दरामद करवाना हमारा काम होगा। और उसकी वजह यह है कि चूँकि यहाँ पे एक कबायली सिस्टम है, यहाँ में इलाकों से मुख्तलिफ तरीक़ाकार है, तो हम ये समझते हैं कि जिस फार्मूले की या जिस तरीक़ेकार की ओनरशिप वो लोग खुद नहीं लेंगे, उस वक्त तक उस पर अमल दरामद करवाना किसी एक्सटर्नल क़ुव्वत के लिए मुश्किल है। तो इसलिए हमने उन्हें टाइम भी दिया, उन्हें मशावरत भी की, अपने लोगों से भी मशावरत की, और जो तरीक़ाकार उन्होंने मुतय्यन किया ये उनका अपना तय करदा तरीक़ाकार है। उन्होंने हमें कहा है कि हम इस तरीके से इंश्योर करेंगे कि हमारी सफ़ों से कोई शरपसंद, कोई इंतहा पसंद दूसरे फरीक के खिलाफ कार्रवाई ना करे। अगर खुदा न खास्ता कहीं ऐसा वाक़या होता है तो उस पर फौरी कार्रवाई वो कबाइल वो लोग खुद करेंगे, उसको हवाले करेंगे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के, और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भी मुकम्मल तावन दिलाएंगे ऐसे लोगों की सरकूबी के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अब रास्ता अमन की तरफ और अमन की मंजिल की तरफ जो रास्ता है वो खुल गया है, और इंशाल्लाह हम एक सस्टेनेबल तरीके से पायदार और मुस्तकिल अंदाज में अमन कायम कर सकेंगे। मतलब जो कुछ कुरम में हुआ उसके नतीजे में पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट हुए। कराची में मुतादिद मकामात पर ज़ाहिर प्रोटेस्ट हो रहा था, धरना दिया गया, ट्रैफिक ब्लॉक हुआ, शहरी परेशान हुए, मगर यहाँ पे मुतालबा यही था कि जब सड़क खोली जाएगी या वहाँ पर धरना ख़त्म होगा तो यहाँ पर भी ख़त्म कर दिया जाएगा। ये जो सड़क है जिसकी वजह से ज़ाहिर है वहाँ के शहरी भी बुरी तरह मुतासिर हुए, अद्वियात हों या फिर ज़रूरी अशिया हों वो भी उन तक नहीं पहुँच पा रही थी, वो कब खुल जाएगी, वहाँ कब एहतजाज ख़त्म हो जाएगा, इस हवाले से कुछ हुआ? जी बिल्कुल, लेकिन आपकी बात पे कमेंट करने से पहले मैं एक चीज़ ऑन रिकॉर्ड करना चाहूँगा कि ये जो कुछ भी हुआ, सारी एफर्ट्स, इसमें सबसे ज़्यादा रोल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब का था। उनकी सरबराही में ये सारी एफर्ट्स हुई। सेकेंडली जो वहाँ की ज़िली इंतज़ामिया है, कुरम की इंतज़ामिया है, उन्होंने सूबाई हुकूमत ने, ख़ास तौर पर मैं उन अफसरान का नाम लेना चाहूँगा, कमिश्नर कोहाट, DIG कोहाट, ये वो लोग थे जिन्होंने दिन रात एक किया। और मैं ये भी चाहूँगा कि पुलिस की जो इंतज़ामिया है उनको भी एक्नॉलेज करूँ, और साथ में जो आर्मी की वहाँ पे कमांड है, GOC साहब हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा दिन रात मेहनत करके इन तमाम मसाइल का हल निकाला। मगर अल्लामा नासिर अब्बास साहब जो कि ज़ाहिर मजलिस वज़ीर मुस्लिमीन से हैं, आपके इत्तेहादी हैं, मुज़ाकराती कमेटी में शामिल, उन्होंने तनकीद की अमीन गंडापुर साहब पर इस पूरे के पूरे मामले को हैंडल करने के हवाले से।
मेरे ख्याल में मैं उनकी तनकीद पे क्या जवाब दूंगा, इतना ही कहूंगा कि वो अगर आकर हमारे साथ बैठकर ये सारा प्रोसेस खुद मॉनिटर करते, इसमें बजाते खुद शरीक होते, तो शायद वो ये तनकीद ना करते। इसलिए जहां तक मैंने जिन लोगों का नाम लिया, जिन्होंने यकीनन शाज़ेब यकीन करें दिन रात इन्होंने ये काम किया है और ये इंश्योर किया है कि दोनों फरीकों को ऐसा माहौल फराहम किया जाए जिसमें वो आपस में बैठकर इस मसले का हल निकालें। दूसरा जहां ने आपने काफिले की बात की, रास्तों की बात की, रास्ते जैसे ये मुआहदा हो गया है, अब अल्लाह के फजल से हम बाकी इकदाम जो हैं वो करने वाले हैं। सड़क भी खोली जाएगी और वहां पर अब हफ्ते के दिन तमाम हिफाजती इंतजामात को वो करके स्टेप्स उठा के इकदाम उठाकर हम एक कॉन्वाय जो है बरोज़ हफ्ता यहाँ से रवाना कर रहे हैं, जिसमें खुराक का सामान भी है, जिसमें अद्वियात भी हैं, बाकी ज़रूरी सामान, और साथ ही साथ लोग भी कुरम की पाड़ा चिनार की तरफ वो जाएंगे, रास्ता खुल जाएगा, उनको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी। साथ ही साथ ये है कि जनरल ट्रैफिक के लिए भी पहले तो हम गार्डेड कॉन्वॉयज की शक्ल में लोगों को लेके जाएंगे, उसके बाद सेकंड स्टेप में रास्ता खोल दिया जाएगा ताकि जब एक दूसरे पे एतमाद का वो एक फिजा बन जाए। और साथ ही साथ एक और स्टेप जो जरूरी है वो यह है कि हमने वहां पर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए 400 से ज्यादा तकरीबन पुलिस एहलकार जो हैं वो नए भर्ती किए हैं। पुलिस को हम सिक्योरिटी को उनकी तादाद को बीफ अप कर रहे हैं, 2 एसटी की एक्स्ट्रा प्लाटून्स मंगवाई हैं, और जो रास्ता है जहां पर ये हमले हुए हैं एक दूसरे पर, वहां पर अब मजीद चौकियां बनाई जा रही हैं पुलिस की, उनको कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, गाड़ियां, असला, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, ये सब प्रोवाइड की जा रही है ताकि वो काफिलों की हिफाजत भी कर सके, और बाद में जब नॉर्मल ट्रैफिक बहाल हो जाएगी तो वहां पर अगर कोई अनटूवर्ड कोई ऐसा वाकया होता है तो फौरी तौर पर कार्रवाई भी कर सकें। तो फिर हफ्ते तक क्या धरना वहां और यहाँ जारी रहेगा या उसकी भी कोई कमिटमेंट दी है कि आप खत्म कर दिए जाएंगे? देखें, अब तो ये जो हमारा जिरगा था, जो कोहार्ट में जिन्होंने आज साइन किए हैं, इनके जो दोनों तरफ के फरीकैन के नुमाइंदे हैं, उन्होंने बाकायदा अपील की है अपने लोगों से कि आप धरने खत्म करें, अब अमन जिरगा हो गया है और अमन पर एग्रीमेंट हो गया है। तो ये तो उनकी तरफ से है। बाकी जिन्होंने जिरगे ये धरने ऑर्गेनाइज किए हैं, कर रहे हैं, मैं भी उनसे यही अपील करूंगा कि वो अब लोगों की तकालीफ का एहसास करते हुए और मुआहदा खत्म होने का जो लड़ाई है वो खत्म होने के बाद जो मुआहदा हो गया उसका एहतराम करते हुए धरने भी खत्म करें, बाहमी एतमाद की एक फिजा कायम करें, ताकि ये जो अब नेक्स्ट स्टेप है जो बहुत जरूरी है, मुआहदे से ज्यादा अब ये है कि उस पर अमल दरामद हो, तो उसमें हुकूमत का हाथ भी बटाएं और एक दूसरे की सपोर्ट भी करें। बहुत शुक्रिया। कराची में इस वक्त क्या सूरत हाल है? हमारे नुमाइंदे दानियाल सैयद इस वक्त अब्बास टाउन में मौजूद हैं, राहिल सलमान नुमाइश में मौजूद हैं। राहिल, पहले आप बताइएगा क्या कोई ऐलान किया गया है कि धरना खत्म होगा नहीं होगा, क्या फैसला हुआ है? जी शाज़ेब साहब, अब से कुछ देर पहले मौलाना हसन ज़फ़र नकवी जो कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के मरकज़ी रहनुमा हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की नुमाइश चौरंगी पर। यहाँ पे उन्होंने कहा कि हमारा धरना अहले पारा चिनार के साथ है, हमने उनसे इजहार यकजहती के लिए ये धरना स्टार्ट किया था और उन्हीं से जब वो वहाँ से अपना धरना ख़त्म करेंगे उसके बाद ही हम यहाँ से धरना ख़त्म करेंगे। इस वक्त फौरी तौर पर यहाँ से धरने ख़त्म करने का ऐलान नहीं किया गया। उनका कहना था कि सिर्फ़ और सिर्फ जब तक अहले पारा चिनार वहाँ से नहीं उठेंगे हम भी यहाँ से नहीं उठेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास के हुक्म पर इन धरनों का आगाज़ किया गया था कराची में और उन्हीं के हुक्म पर ही इन धरनों का खात्मा होगा, ये धरने ख़त्म किए जाएंगे। उसके साथ साथ उन्होंने एक अपील और की, एक दरख्वास्त और की, जो शहर के दीगर मकामात पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के तहत धरने जारी हैं, उनके शुरका से उन्होंने दरख्वास्त की, अपील की कि वो भी यहाँ पर नुमाइश चौरंगी पर आके बैठें और यहाँ के धरने को ज्वाइन करें। इसके अलावा मौलाना हसन ज़फ़र नकवी ने सिंध हुकूमत को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सिंध पुलिस को स्पेशली ये नहीं करना चाहिए था जो कि कल यहाँ पे पुलिस ने एक्शन किया, जिसके नतीजे में अल्लामा साहब के मुताबिक कई अफराद जो है इनकी पार्टी के कारकुनान वो जख्मी हुए। जी, और ये बताएगा कि इस वक्त ट्रैफिक की सूरत हाल क्या है राहिल? देखिए, ट्रैफिक जो है इनका एक ट्रैक पर धरना है जो कि एम.ए. जिना रोड से गुरुमंदिर की तरफ जाता है, उस ट्रैक पर धरना जारी है। सिर्फ और सिर्फ वो एक रोड ट्रैफिक के लिए बंद है, जबकि इसके साथ ही दूसरा ट्रैक है जो गुरुमंदिर से एम.ए. जिना रोड की तरफ आता है, उस पर डबल में चलाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर ट्रैफिक की डाइवर्जन भी दी गई है। नुमाइश चौरंगी से राइट साइड पर एक ट्रैक जाता है पीपल्स चौरंगी की तरफ, जबकि लेफ्ट साइड पर जाता है सुलझा बाजार की तरफ। तो ट्रैफिक को वहाँ पर भी डाइवर्जन दी गई है, जबकि आसपास पुलिस की नफरी भी तैनात है और ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर हम वक्त मौजूद होती है। दानियाल सैयद, आप बताइएगा अब्बास टाउन में इस वक्त क्या सूरत हाल है?
جی بالکل، عباس ٹاؤن ابوالحسن اصفہانی روڈ پر گزشتہ 7 روز سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، اور یہاں پر جو شرکا ہے ان کا کہنا ہے کہ جب تک مرکزی دھرنا جو نمائش چورنگی پہ جاری ہے وہ جاری رہے گا، اس وقت تک عباس ٹاؤن کا دھرنا بھی جاری رہے گا۔ اب سے چند دن قبل مجلس وحدت المسلمین کے جو علماء کرام ہیں وہ یہاں پر آئے، انہوں نے خطاب کیا، اور اس کے علاوہ عباس ٹاؤن ابوالحسن اصفہانی روڈ پر، شارع پاکستان پر، رنجولی کے مقام پر، گلستان جوہر میں، کامران چورنگی پر، ان 3 مقامات پر شہر کے احتجاج کا سلسلہ بدستور جاری ہے، اور اس احتجاج کے باعث اطراف میں ٹریفک کی روانی جزوی طور پر متاثر ہو رہی ہے۔ 2 روز قبل تک ان تمام مقامات پہ جو احتجاج ہو رہے تھے ان میں ایک سڑک مکمل طور پر بند رکھی گئی تھی، لیکن اب یہ کیا گیا ہے کہ فاسٹ ٹریک جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے، اور جو سیکنڈ ٹریک ہوتا ہے اس کے اوپر احتجاج جاری ہے۔ ابوالحسن اصفہانی روڈ کا ایک روڈ جو مسکن سے سوراب کوٹ کی طرف جاتا ہے اس پر مظاہرین بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا یہی موقف ہے کہ جب تک کراچی کی جو مجلس وحدت المسلمین کی قیادت ہے وہ حکم نہیں دیتی اس وقت تک احتجاج جاری رہے گا۔ اور ان تینوں مقامات پر عباس ٹاؤن، انچولی اور کامران چورنگی پر جو احتجاج ہو رہے ہیں ان کے اطراف میں پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے تاکہ کسی بھی قسم کی ہنگامہ رائی سے فوری طور پر نمٹا جا سکے۔ بہت شکریہ۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ کل تحریک انصاف کی امیدوں اور توقعات کے حوالے سے اہم دن ہے۔ کل 3:30 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں حکومت اور تحریک انصاف کے باضابطہ مذاکرات کا اگلا مرحلہ شروع ہو جائے گا، جس میں پی ٹی آئی کا بنیادی مطالبہ ہی یہ ہے کہ عمران خان کو فوری طور پر رہا کیا جائے، یہاں تک کہ تحریک انصاف اپنے اس مطالبے کی خاطر ایک کے بعد ایک قدم پیچھے ہٹتی جا رہی ہے، اور مینڈیٹ کی واپسی جیسے اہم مطالبات تک کو پیچھے کر دیا ہے۔ اس صورتحال میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے، اور خاص طور پر نون لیگ کے اندر سے شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ 2024 کے آخر میں ایسا کیا ہوا کہ اچانک عمران خان اتنی لچک دکھا رہے ہیں، اور پہلی دفعہ حکومت کے اسٹیک کو قبول کرتے ہوئے اس کے ساتھ نہ صرف مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے ہیں بلکہ اپنے سیاسی بیانیے اور ضد سے بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اس تنقید اور شکوک و شبہات پر وضاحت کرتے ہوئے تحریک انصاف کے سیکریٹری اطلاع شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ جو پوچھتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا جو ہم حکومت کے ساتھ بیٹھ گئے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ 26 نومبر کے ایکشن کی وجہ سے عوام اور اداروں کے درمیان نفرت کی جو خلیج بڑھ رہی ہے اسے روکنے کے لیے عمران خان نے ونڈو آف اپارچونٹی کھولی ہے۔ نون لیگ میں صرف 3 لوگ شک کا اظہار کر رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ حکومت اور نون لیگ میں باقی سارے لوگ بیوقوف ہیں اور صرف یہ 3 لوگ سیانے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اس کے بہترین مفاد میں کہ اس سے پہلے کے لوگ بالکل نفرت کرنے لگ جائیں اپنے اداروں سے، انہوں نے ایک ونڈو آف اپرچونٹی کھولی تاکہ اس کو ختم کیا جائے۔ شک صرف یہ پاکستان مسلم لیگ نون میں صرف 3 آدمیوں کو ہے، باقی پھر سارے یا بیوقوف ہیں اور یا ان کو شک نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا خواجہ آصف کا، عطا تارڑ کا، اور وہ جو آج کل 1-2 اور لانچ کیے، ان کا یہ مطلب ہے ساری پی ایم ایل این دے وچ اور ساری حکومت دے وچ تسی 3 بندے سیاڑو باقی سارے چبل نے، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کے رکن اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ مذاکرات میں ہماری ڈیمانڈ پوری کریں گے، اگر ایسا نہیں کیا گیا تو تحریک شروع کریں گے۔ 2025 میں یا یہ ہوں گے یا ہم ہوں گے۔ پاکستانی خاطر عمران خان نے مذاکرات کی شروعات کی ہے، اور ہم عمران خان نے کہنے کے مطابق کر رہے ہیں، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ ان مذاکرات کے اندر جو ہماری ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کریں گے۔ نہیں کریں گے تو پھر تیار رہیں، ہم بھی تیار ہیں، یہ بھی تیار ہیں۔ ایک تحریک شروع ہے، اور ابھی تو 2025 آ گیا ہے۔ اس سال میں یا یہ ہوں گے یا ہم ہوں گے۔ یہ سال ابھی حقیقی آزادی کا وہ سال ہے۔ میرے خیال میں ان کو یہاں پہ پاکستان میں رہنا میرے خیال میں راس نہیں آ رہا۔ پھر یہ کبھی وہ بنگلہ دیش اور شام والوں کی طرح کہیں ہیلی کاپٹر میں بھاگ نہ رہے ہوں، اڑ کے جا نہ رہے ہوں، اور ہم یہ بتا رہے ہیں ہم اڑ کے بھاگنے بھی نہیں دیں گے، ہم جانے بھی نہیں دیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک کا پیسہ لوٹو اور بھاگ جاؤ۔ بیٹھنا ہے، میرٹ پہ بیٹھو، بات کرو، اپنی غلطی مانو، انسان کے پتر بنو۔ نہیں بنتے ہو پھر انسان کا پتر بنانا میں آتا ہے۔ تحریک انصاف حکومت کے ساتھ مذاکرات سے امیدیں جوڑ رہی ہے، عمران خان کے لیے ریلیف حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ساتھ ہی آج تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان صاحبزادہ حامد رضا، جو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کے چیئرمین بھی ہیں، ان کی سربراہی میں کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کمیٹی جلد اڈیالہ جیل کا دورہ کرے گی۔ اجلاس میں کمیٹی کی رکن اور تحریک انصاف کی رہنما زرتاج گل نے کہا کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو خط بھیجیں کہ کمیٹی دورہ کرنا چاہتی ہے، تو سیکریٹری کمیٹی نے جواب دیا کہ کمیٹی کے پاس یہ حق ہے کہ وہ جیلوں کا دورہ کرے، کمیٹی کسی بھی وقت دورہ کر سکتی ہے۔ اس پر چیئرمین قائمہ کمیٹی صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ جلد ہی ایک کمیٹی بنائیں گے جو دورہ کرے گی۔ صاحبزادہ حامد رضا نے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے جانے والے اراکین کے ساتھ ناروا سلوک پر سوال اٹھا دیا۔ اس کے بعد قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق نے سربراہ جیل خانہ جات اور ہوم سیکریٹری کو خط لکھنے کی ہدایت کر دی۔ دوسری جانب پلڈیت نے پاکستان میں جمہوریت کی صورتحال پر سالانہ جائزہ رپورٹ جاری کر دی ہے، جس میں ان اقدامات اور عوامل کا جائزہ لیا گیا ہے جن کے ذریعے سال 2024 میں ملک میں جمہوریت کو کمزور کیا گیا یا اسے نقصان پہنچایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق فروری 2024 میں کافی تاخیر کے بعد بڑی حد تک ناقص عام انتخابات منعقد کیے گئے، جن کا مقصد
عوامی مینڈیٹ کو تقسیم کرنا اور شہریوں کو سیاسی اور انتخابی چناؤ کا محض محدود اور نمائشی موقع فراہم کرنا تھا۔ رپورٹ کے مطابق پارلیمنٹ میں اپنی معمولی اکثریت کو محفوظ رکھنے کے لیے وفاقی حکومت نے اعلیٰ عدلیہ کی تشکیل نو کی مہم شروع کی۔ 26ویں ترمیم کے ذریعے اعلیٰ عدلیہ میں تقرری کے عمل کو مؤثر طریقے سے تبدیل کیا گیا اور آئینی اور دیگر معاملات سے نمٹنے کے لیے عدلیہ کو 2 برانچوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ تاہم JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی کوششوں کی وجہ سے مجوزہ ترمیم میں شامل سخت اقدامات کو کسی حد تک کم کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ نے تینوں دفاعی اداروں کے قوانین میں جلد بازی میں ترامیم منظور کی، جن کے تحت سروسز چیفز کی مدت ملازمت 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ سروسز چیفز کی مدت ملازمت میں یہ توسیع قانونی طور پر اس وقت منظور کی گئی کہ جب ملک میں امن بھی ہے اور کوئی مارشل لا بھی نافذ نہیں ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی زیادہ تر سرکردہ سیاسی جماعتوں نے، خواہ وہ حکومت میں ہوں یا حکومت سے باہر ہوں، اپنے وقتی سیاسی مفاد کے لیے ایک بار پھر سیاسی مخالفین کے خلاف افسوسناک اور غیر جمہوری رویہ جاری رکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی اختلاف رائے کو دبانے اور اسے خاموش کرنے کے لیے موجودہ حکومت نے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے استعمال کو محدود کرنے کی کوششیں کی، جن کے نتیجے میں سوشل میڈیا اپلیکیشنز پر پابندی لگائی گئی اور مواصلات کو کنٹرول کیا گیا۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ فیصلہ سازی کا عمل اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں دینے کے پیش نظر شہریوں کو درپیش ایک اہم مخمصہ یہ ہے کہ وہ فوج کی حرمت اور مقام کو نقصان پہنچائے بغیر اسٹیبلشمنٹ کے اس کردار کے خلاف اپنے جائز تحفظات سے کیسے آگاہ کریں۔ پلڈیت کی جائزہ رپورٹ میں لکھا ہے کہ اس تاریخ منظرنامے میں ملک کے اقتصادی استحکام میں اضافہ اور حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان سیاسی مذاکرات کے لیے آمادگی اور ان کا آغاز امید کی ایک کرن ہے۔ ایک طرف مذاکرات کے آغاز کو ملک کی سیاسی صورتحال کے لیے بہتر قرار دیا جا رہا ہے اور خود تحریک انصاف توقع کر رہی ہے کہ اس سے عمران خان کی رہائی کا راستہ نکل آئے گا۔ مذاکرات میں پیش رفت کے لیے عمران خان نے 31 نومبر کا ٹائم فریم بھی دیا ہوا ہے اور وہ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ انہیں اڈیالہ جیل سے بنی گالہ یا پشاور منتقل کرنے کی آفرز کی جا رہی ہیں، جسے وہ مسترد کر رہے ہیں، جبکہ حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ عمران خان کو ایسی کوئی آفر نہیں کی گئی۔ کل اس حوالے سے اور اس صورتحال پر دی نیوز کیریڈ انویسٹیگیشن انصار عباسی کی دی نیوز اور جنگ میں خبر شائع ہوئی ہے، جس میں لکھا تھا کہ اگر عمران خان موجودہ نظام کو چیلنج نہ کریں، اشتعال انگیزی کی سیاست کو ترک کر دیں اور آئندہ انتخابات تک سکون سے بیٹھنے پر رضامند ہو جائیں تو حکومت عمران خان کو گھر پر نظر بند کرنے کی ڈیل کی پیشکش کر سکتی ہے، مگر 9 مئی کے معاملات پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ تاہم خبر کے مطابق حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ عمران خان کو بنی گالہ منتقل کرنے کی تجویز پر نون لیگ سے تعلق رکھنے والے کمیٹی اراکین یا اتحادیوں کی نمائندگی کرنے والے دیگر کمیٹی اراکین سے بات نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ وہ پس پردہ اس حوالے سے ہونے والی بات چیت کے بارے میں نہیں جانتے۔ اس صورتحال میں کل حکومت اور تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹیوں کا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن اور ترجمان سینیٹر عرفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صدیقی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ بہت پیچھے ہٹی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ اب کل جب آپ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں تو ان کے صرف 2 مطالبات ہیں۔ ایک اور حکومت کو شک تھا کہ پتہ نہیں عمران خان صاحب کا مینڈیٹ انہیں حاصل ہوگا نہیں ہوگا، پتہ نہیں بعد میں ہم ان سے اگری کر لیں تو عمران خان صاحب انہیں ویٹو نہ کر دیں۔ ان کا مینڈیٹ بھی انہیں حاصل ہے۔ آپ بھی کیا ایک بھرپور مینڈیٹ کے ساتھ اور فلیکسیبل ہو کے جا رہے ہیں کہ 2 مطالبات جو ہیں وہ ریزنیبل ہیں، اس پر بات مانی جا سکتی ہے؟ خانزادہ صاحب، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوئی بہت زیادہ اس میں رعایت دی ہے، کیونکہ ان کے 2 یہی مطالبات میرا خیال ہے کہ ایک طویل عرصے سے چلے آ رہے ہیں۔ باقی جو 2 چیزیں تھیں کہ جی 47 فارم کی باتیں کرتے تھے اور مینڈیٹ کی بات کرتے تھے، اور ابھی ریسنٹلی پھر 26ویں ترمیم شامل ہو گئی تھی، لیکن وہ میرا خیال ہے کہ ان کی فہرست ترجیحات کے اندر اتنے اوپر نہیں تھے۔ ان کی ترجیحات وہی ہیں جو میڈیا کے بقول ابھی آ رہی ہیں، کل فارملی ہمارے سامنے آ جائیں گی، جس میں یہ کہا جا رہا ہے جی کہ کمیشن بنائے جائیں 2 انسیڈنٹس کے حوالے سے، اور جو جن قیدیوں کو وہ سیاسی قیدی کہتے ہیں ان کی رہائی کا اہتمام کیا جائے۔ تو یہ مطالبات ہیں ان کے، اور یہ کوئی چھوٹے مطالبات نہیں ہیں، بڑے مطالبات ہیں، اور ان مطالبات کے سامنے پھر 26ویں ترمیم یا وہ مینڈیٹ کے معاملات شاید اتنی زیادہ اہمیت نہیں رکھتے، تو انہوں نے ٹھیک طریقے سے میرا خیال ہے ترجیح بندی کی ہے۔ صاحب مگر اس میں اب ایک اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ پہلے جو اجلاس ہوا تھا اس میں بھی انہوں نے یہ مطالبات رکھے تھے، تو آپ لوگوں نے صرف سنے تھے جب رہائی کی بات کی گئی عمران خان صاحب سمیت جو دیگر ان کے قیدی ہیں، یا پھر آپ لوگوں نے بھی اپنا موقف دیا تھا، اور دیا تھا تو کیا دیا تھا؟
खानज़ादा साहब, मैं बिल्कुल आपको बताऊं कि पहली मीटिंग के अंदर ये मुतालबात उन्होंने ज़रूर रखे थे, जिसके जवाब में हमने कहा था जी कि आप इन मुतालबात पे अच्छी तरह गौर कर लें, इनके साथ कुछ और चीज़ें हैं या इन्हीं मुतालबात की तक़वियत के लिए अगर आपके कोई दलाइल हैं तो वो सारी चीज़ों को एक चार्टर ऑफ डिमांड के तौर पर मुंज़बित करके ज़ाब्ता बंदी के साथ लेके आएँ, ताकि हमारी मुख्तलिफ़ पार्टीज़ हैं हम सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। पीपल्स पार्टी भी देखे, हम भी देखें, दूसरी जमातें भी देखें, अपनी लीडरशिप से मशवरा करें और फिर हम, ज़ाहिर है कि ये मुतालबात ऐसे नहीं है खानज़ादा साहब के कल वो पेश करेंगे और हम फौरी तौर पे इसका रिएक्शन दे देंगे या यस और नो में जवाब दे देंगे। उन मुतालबात को देखना होगा, माजी में जाना होगा, आइन को देखना होगा, कानून को देखना होगा, रिवायात को देखना होगा, जो अदलिया का एक प्रोसेस होता है उसको देखना होगा और जहाँ कहीं गुंजाइश निकलेगी वो यकीनन हम निकालेंगे। लेकिन उसमें ज़ाहिर है लीडरशिप के पास भी जाना होगा, शायद हमें अपने जो कानूनी मशीर हैं उनसे भी मुशावरत करना होगी। तो जिस तरह उन्होंने एक तवील मुशावरत के बाद ये मुतालबात रखे हैं, हमें बहुत तवील ना सही लेकिन कुछ ना कुछ मुशावरत उनके जवाब के लिए ज़रूर चाहिए होगी। वैसे मगर क्योंकि पिछली मीटिंग और अब जो कल मीटिंग होने जा रही है उसके दरमियान काफ़ी टाइम था, आप ये मुशावरत कर सकते थे, क्योंकि ज़ाहिर वो चाहते हैं 31 जनवरी से पहले कोई नतीजा निकले, वरना वो कह रहे हैं कि वो दोबारा प्रोटेस्ट की तरफ जाएंगे। तो आप वो मुशावरत कर लेते कि कोई आइनी तकाजे क्या हैं, इस्टेब्लिशमेंट से भी बताया गया था कि आप लोग मुशावरत करेंगे या उनकी भी मर्जी शामिल करेंगे, कि किस हद तक बात आगे बढ़ सकती है? देखिए शाहज़ेब, हमने गैर रस्मी तौर पे अपनी मुशावरत ज़रूर की है उन मुतालबात के हवाले से जो उनकी ज़ुबानी हम सुनते रहते हैं या मीडिया के थ्रू हमारे सामने आते रहते हैं, लेकिन हम अब भी स्टिक करेंगे उन मुतालबात से जो कल वो तहरीरी तौर पर हमारे सामने लेके आएंगे। उनकी टोन क्या होगी, उनमें कितना स्पेस हमें दे रहे होंगे, उनकी डिमांड का दो टोकपन कितना होगा, ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम कोई जवाब दे सकेंगे। अदरवाइज़ ये है कि हम अपनी मुशावरत ज़रूर कर रहे हैं। आज भी एक मीटिंग हुई है, कल भी 3:30 बजे से पहले शायद एक मीटिंग होगी, तो वो अपना होमवर्क हम ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन ये अमली शक्ल या वाज़ेह शक्ल उस वक्त इख्तियार करेगा जब उनके मुतालबात आ जाएंगे तहरीरी तौर पे। साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं, निज़ाम को भी समझते हैं और ग्राउंड रियलिटीज़ को भी जानते हैं, ये मुमकिन है कि इस बात पर बात आगे बढ़ सके कि इमरान खान साहब की रिहाई हो? देखिए, मुमकिन का तो नाम ही ये होता है कि जो पॉसिबिलिटीज़ क्या है, मुमकिनात क्या हैं, लेकिन उनको भी हमारी जो महदूदात जिनको मैं कहता हूँ, लिमिटेशन जो कहता हूँ, वो ज़रूर सामने रखनी चाहिए। वो हुकूमत में रहे हैं और उन्हें पता है कि हुकूमत कितनी रियायत दे सकती है कैदियों को और क्या एग्जीक्यूटिव आर्डर से उन्होंने अपने 4 सालों में किसी को जेल से रिहाई दिलाई है या सब के सब जो हैं वो अदालती प्रोसेस से बाहर आए हैं। ये चीज़ें उनके पेश नज़र यकीनन होंगी, इसलिए कि वो ना तजर्बाकार लोग नहीं हैं, ज़ीरक लोग हैं, वकला भी हैं और हुकूमत में भी रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को मेरा ख्याल है कि हम भी ठंडे दिल से देखेंगे और उन्हें मुतालबात में भी अपना ठंडा दिल ही रखना चाहिए। निहायत गर्मजोशी से अगर बात होगी तो वो फिर मामलात जो हैं उनमें मुश्किलात पेश आएंगी। 26 नवंबर और 9 मई इसके ऊपर जुडिशल कमीशन पर पेशरफ्त हो सकती है। इतने दिनों में आप लोगों ने कम से कम ये डिस्कस किया कि जब ये ऑन द टेबल आएगा तो इस पर आप क्या कहेंगे? हमने इन सारी बातों पे हम गौर कर रहे हैं, शुरू कर दिया है। मैंने अर्ज़ किया कि आज भी एक मीटिंग हुई है, आला सतह की मीटिंग हुई है, कल भी एक मीटिंग मुतवक्को है। हम ज़रूर इन चीज़ों पे, हम ज़ाहिर है कि हम एक जमात नहीं हैं, हम हैं, पीपल्स पार्टी है, PMLQ है, AMQM है, एजाज़ उल हक साहब हैं। हम एक चीज़ अगर PMLN तय करेगी तो वो सबके साथ शेयर करेगी, उनका इनपुट लेगी, उनकी राय लेगी, फिर हम आगे बढ़ सकेंगे ना। वो तो इस हद तक आज़ाद हैं कि ग़ालिबन PTI की जो सोच है उसी की नुमाइंदगी करेंगी जो उनके 2 साथी हैं। लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा उन चीज़ों को देख के एक कंसेंसस पे आना, एक इज्तमाई रद्द अमल देना। बाकी जहाँ तक गौर व खौज का ताल्लुक़ है, हमने कोई कदगन खानज़ादा साहब नहीं लगाई उनको। वो जो चीज़ भी लेके आएंगे, चाहे वो कितनी ही आइन और कानून से मावरा क्यों ना हो, हम देखेंगे ज़रूर और उस पर गौर भी करेंगे और उस पर सोचेंगे भी और देखेंगे भी कि क्या कोई रास्ता निकलता है या नहीं निकलता है।
اور مگر صدیقی صاحب، انصار عباسی صاحب کی خبر تھی کہ اگر عمران خان موجودہ نظام کو چیلنج نہ کریں، اشتعال انگیزی کی سیاست کو ترک کر دیں اور آئندہ انتخابات تک سکون سے بیٹھنے پر رضامند ہو جائیں تو حکومت عمران خان کو گھر پر نظر بند کرنے کی ڈیل کی پیشکش کر سکتی ہے۔ کیا یہ پیشکش کل کرنے جا رہے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے اسی خبر کے اندر میرا پوائنٹ آف ویو بھی موجود تھا۔ میں نے انصار عباسی صاحب نے مجھ سے بات کی تھی اور میں نے انہیں بتایا تھا کہ اس طرح کی کسی پیشکش کا مجھے کم از کم یا اس کمیٹی کے کسی رکن کو کوئی علم نہیں ہے کہ ایسی کوئی پیشکش ہوئی ہے یا ہم کوئی پیشکش کرنے جا رہے ہیں یا کوئی اس طرح کی رو رعایت ہونے جا رہی ہے۔ یہ چیزیں ابھی ڈسکس ہی نہیں ہوئی ہیں۔ فانزی صاحب، کل انصار عباسی صاحب کی خبر آئی تھی، یعنی پرسوں انہوں نے آپ سے موقف لیا ہوگا، یعنی 3 دن میں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اس پر؟ نہیں، یہ 3 دن تو ایسے ہی ہے نا جیسے 3 دن پہلے تھے۔ بات یہ ہے کہ پچھلی میٹنگ سے اس 2 جنوری کی میٹنگ تک تو کوئی ایسا پیش رفت نہیں ہوئی نا، سوائے اس کے کہ ان کی طرف سے مطالبات جو ہیں وہ اخباری سطح پہ، میڈیا کی سطح پہ زیادہ کھول کے سامنے آ رہے ہیں۔ ہمارے تو چونکہ مطالبات ہیں کوئی نہیں، اس لیے ہماری طرف سے کوئی ہے نہیں بات ایسی، لیکن ہم یہ ضرور غور کر رہے ہیں کہ ہماری کوئی تجاویز ہوں گی، ہم کوئی ڈیمانڈز کا نام انہیں نہیں دے رہے۔ ملک اور قوم اور پاکستان کے حوالے سے، جمہوریت کی تقویت کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے تخریب کاری جو ہو رہی ہے یا دہشت گردی جو ہو رہی ہے، اس کے سد باب کے لیے یا پھر جو سیاسی جلسے جلوس ہوتے ہیں ان کے بارے میں کوئی ایک مفاہمتی فارمولہ طے کرنے کے لیے یا اس سے ملتی جلتی کچھ تجاویز ہو سکتی ہیں ہماری طرف سے ڈیمانڈز کوئی نہیں ہیں۔ ہم صرف ان کی ڈیمانڈز پہ غور کرنے بیٹھے۔ صاحب، اور اس میں کیا حکومت کو یہ خدشہ ہے، خاص طور پہ نون لیگ کو یہ خدشہ ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے تعلقات بہت برے ہیں، تحریک انصاف نے بہت دفعہ کوشش کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی، وہ راستہ نہیں کھلا، وہ آپ لوگ اس پہ بات کرنے کے لیے نہیں راضی ہوتے تھے، مگر اب جب راضی ہیں تو کیا نون لیگ کو یہ خدشہ ہے کہ اپنا ایک راستہ کھول رہی ہے تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے کے لیے اور ان سے ڈائلاگ کا راستہ کھولنے کے لیے؟ دیکھیں، راستہ کھولنے کی اگر سوچ وہاں جنم لے چکی ہے تو یہ اچھی پیش رفت ہے۔ اب تک یہ تھا کہ راستے بند کرنے کی باتیں ہوتی تھیں، گہراؤ کی جلاؤ کی باتیں ہوتی تھیں، ہم ساری چیزوں کو پس پشت ڈال چکے ہیں۔ اگر وہاں یہ سوچ پنپ رہی ہے یا جوان ہو رہی ہے یا قوی ہو رہی ہے کہ نہیں، اب بات چیت کرنی ہے، ہم نے اب دروازے کھولنے ہیں، ہم نے اپنے بھی کھولنے ہیں اور دوسروں کے دروازے بھی کھٹکھٹانے ہیں، تو یہ ایک اچھی سوچ ہے۔ جس کو وہ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اور جس کے بارے میں ان کی جو رائے ہے وہ ڈکی چھپی نہیں ہے، وہ ہماری اپنی فوج ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ ہماری فوج ہے، ہماری دفاعی ادارے ہیں، ہماری قومی سلامتی کی ضمانت اور امانت ہیں۔ تو ان کے حوالے سے بھی اگر ان کے دل کے اندر کوئی جذبہ ترحم پیدا ہوتا ہے یا کوئی سافٹ کارنر پیدا ہوتا ہے تو یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ ویسے مگر آپ کیا یہ ڈر نہیں ہے نون لیگ کو کہ اگر تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ سیم پیج پر آ گئے تو کہیں آپ کا سیم پیج نہ پھٹ جائے؟ ہمارے ڈر سے یا ہمارے خوف سے یا ہماری پریشانی سے واقعات اور حالات کا جو بہاؤ ہے وہ رکتا نہیں ہے، لیکن خانزاد صاحب ہمیں ایسا کوئی میرا خیال ہے کہ خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے 8-9 ماہ کی جو حکومت ہماری رہی ہے اس کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے، حالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے تھے اور ان کو پھر اٹھان اور اڑان کی طرف ہم اللہ کے فضل و کرم سے لے کے جا رہے ہیں، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو اگر کوئی خدشے کی بات ہے تو کم از کم ہمارے دل و دماغ میں نہیں ہے، ہم تو ایک راستے پہ چل رہے ہیں اور اگلے کئی سالوں کے لیے کم از کم اس حکومت کا جو عہد ہے اس کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ باقی کون کس کے دل کے قریب ہو جاتا ہے اور کس کی آنکھوں سے اتر جاتا ہے اور کس کے دل سے اتر جاتا ہے، یہ ہم ان چیزوں میں نہیں پڑ رہے اس وقت۔ بہت شکریہ، فانزی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پروگرام بریک شامل کرتے ہیں، اور عام خبر آپ کے سامنے رکھیں گے ایک بریک کے بعد۔ دسمبر کے مہینے کے مہنگائی، تجارت اور ٹیکس محصولات کے اعداد و شمار سامنے آ گئے ہیں اور مہنگائی ٹارگٹ سے کم، تجارتی خسارہ گزشتہ ماہ سے زیادہ اور ٹیکس ہدف سے کم اکٹھا کیا گیا۔ دسمبر میں مہنگائی 80 ماہ کی کم ترین سطح یعنی 4.1% پر آ گئی ہے اور اس کی بنیادی وجہ کھانے پینے کی اشیاء کی مہنگائی کا 0.3% رہنا اور گزشتہ برس دسمبر میں مہنگائی 29.7% رہنے کی وجہ سے ہائی بیس ایفیکٹ ہے۔
महंगाई तवक्कात और टारगेट से कम रहने की वजह से इस माली साल के इब्तिदाई 6 माह में औसत महंगाई 7.22% रही, जो हुकूमती टारगेट से कम है। जबकि गुज़िश्ता माली साल के इब्तिदाई 6 माह में महंगाई 28.8% रही थी। जबकि दिसंबर के महीने में कोर इन्फ्लेशन 9.1% रही, जो नवंबर में 9.8% थी। जबकि तिजारती अदाद शुमार की बात की जाए तो दिसंबर में तिजारती खसारा गुज़िश्ता माली साल के दिसंबर के मुकाबले में 35% ज़्यादा और इस माली साल के नवंबर के मुकाबले में 46% बढ़ गया है। और इसकी बुनियादी वजह दरामदाद का बढ़ना है। दिसंबर में दरामदाद यानी इंपोर्ट्स 5.28 अरब डॉलर्स रहीं, जो नवंबर में 4.5 अरब डॉलर्स और गुज़िश्ता माली साल के दिसंबर में 4.6 अरब डॉलर्स रही थी। और यही वजह है कि तिजारती खसारा बुलंद यानी 2.44 अरब डॉलर्स रहा। इसके अलावा पाकिस्तान IMF मुआहदे के मुताबिक इब्तिदाई 6 माह का टैक्स कलेक्शन का टारगेट पूरा नहीं कर सका और टारगेट से 386 अरब रुपए कम टैक्स इकट्ठा कर सका है। हालांकि गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में इस माली साल के इब्तिदाई 6 माह यानी जुलाई से दिसंबर में FBR ने 26% ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया है। 6,000 अरब रुपए के टैक्स टारगेट के बजाय हुकूमत 5,623 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा कर सकी है। जबकि सिर्फ दिसंबर के महीने की बात की जाए तो FBR ने टारगेट से 46 अरब रुपए कम टैक्स इकट्ठा किया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। नए साल के आगाज़ पर हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ उड़ान पाकिस्तान नामी मुआशी रिफॉर्म्स का प्लान जारी किया था, जिसका एक अहम हिस्सा ई-पाकिस्तान है। लेकिन सूरत हाल यह है कि ना सिर्फ अवाम और अपोजिशन बल्कि खुद हुकूमती इत्तिहादी पीपल्स पार्टी भी हुकूमत से इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी और तवातुर से बंदिश पर एहतजाज कर रही है। आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT का इजलास हुआ, जिसमें इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी पर कमेटी अरकान ने वज़ारत IT और चेयरमैन PTA से इस मसले का हल मांगा। जबकि वज़ारत IT और PTA ने कायमा कमेटी को इंटरनेट में खलल पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान ने कायमा कमेटी को बताया कि PTA को रोज़ाना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मवाद के खिलाफ 500 शिकायत मौसूल होती हैं, जिन्हें ब्लॉक करने के लिए PTA सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दरख्वास्त करता है और फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उसमें से 80% मवाद ब्लॉक कर देते हैं। इस दौरान JUI से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने सवाल किया कि एक्ट में कहाँ लिखा है कि किसी खास इलाके में इंटरनेट ब्लॉक करना है। इस पर वज़ारत IT के मेंबर लीगल टीम ने जवाब दिया कि एक्ट में किसी खास इलाके का वादे नहीं लिखा है। चेयरमैन PTA ने कहा कि रूल्स में लिखा है कि वज़ारत दाखिला PTA को हिदायत दे सकती है। इस पर कामरान मुर्तज़ा ने सवाल किया कि कानून में कहीं नहीं लिखा तो आप इंटरनेट कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। इस पर चेयरमैन PTA ने जवाब दिया कि अगर यह गलत है तो हुकूमत 9 साल से हमसे इंटरनेट क्यों बंद कराती है। मैं तारीख और वक्त बता सकता हूँ कि कब कब इंटरनेट बंद हुआ है। इस पर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि हम हुकूमत नहीं पार्लिमान हैं। इस पर चेयरमैन PTA ने कहा कि आप सब कभी ना कभी हुकूमत में रहे हैं। इस दौरान PTI से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर हुमायूं मेमन ने कहा कि रूल्स में भी सिर्फ मवाद का जिक्र मौजूद है। इस पर स्पेशल सेक्रेटरी वज़ारत IT ने जवाब दिया कि किसी इलाके में तमाम ऑनलाइन मवाद को इंटरनेट बंद करके ही ब्लॉक किया जाता है। इस पर चेयरमैन PTA ने जवाब दिया कि 2016 से जब भी वज़ारत दाखिला का ख़त आता है इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। ये प्रैक्टिस मेरे आने से पहले से चल रही है। आज पहली बार पता चला है कि इंटरनेट की बंदिश गलत होती है। इस हवाले से हतमी कानूनी राय वज़ारत कानून और वज़ारत दाखिला दे सकती है। चेयरमैन PTA ने कमेटी को बताया कि VPN की बंदिश के मामले पर हमने स्टैंड लिया है। हमने VPN बंद नहीं होने दी। VPN सर्विस प्रोवाइडर्स की रजिस्ट्रेशन का अमल 19 दिसंबर को शुरू किया। 2 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने लाइसेंस की दरख्वास्त दी है। PTCL को एक बड़ी कंपनी ने VPN रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है। अभी जुमा 8 दिन हुए हैं। उम्मीद है बड़ी तादाद में दरख्वास्तें आएंगी। VPN सर्विस प्रोवाइडर्स के हवाले से पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन के साथ मुशावरत की गई है। सेनेट की कायमा कमेटी को चेयरमैन PTA ने बताया कि पाकिस्तान में 7 सबमरीन केबल्स आ रही हैं। 4 मजीद सबमरीन केबल्स आइंदा सालों में मुंसलिक हो रही हैं। शार्क सबमरीन केबल को नहीं खा सकती। इंटरनेट स्पीड के लिहाज से हम 97 नंबर पर हैं। इस पर सेनेटर हुमायूं मेमन ने कहा कि पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार इतनी कम है कि वॉइस नोट तक डाउनलोड नहीं होता। इस पर कमेटी की चेयरपर्सन सेनेटर पलवशा खान ने सवाल किया कि कल उड़ान पाकिस्तान मंसूबा लॉन्च किया गया, क्या उसमें IT शामिल है। इस पर सेक्रेटरी वज़ारत IT ने जवाब दिया कि उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम में IT को शामिल किया गया है। गुज़िश्ता कई सालों में IT बरामदात में इजाफा हुआ है। 2024 के 11 माह IT बरामदात 3.3 अरब डॉलर्स रहीं। इस साल IT बरामदात में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 37% इजाफा हुआ है। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी की वजह से नुकसान का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इस दौरान सेक्रेटरी वज़ारत IT ने कमेटी को बताया कि अभी 4 सबमरीन केबल्स आ रही हैं। इससे इंटरनेट बेहतर होगा, जबकि 3 सबमरीन केबल्स एक साल में कनेक्ट हो जाएंगी। फाइबराइजेशन पॉलिसी और 5G के आने से इंटरनेट पर फर्क पड़ेगा। कायमा कमेटी के इजलास के अख्ताम पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर नदीम भुट्टो ने कहा कि आप 5G लाइन ना लाएं, हमें 2023 वाला इंटरनेट वापस चाहिए। हुकूमत इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी की वजह फायरवॉल को और साइबर सिक्योरिटी को फायरवॉल की वजह करार दे रही है और दावा कर रही है कि इससे IT बरामदात पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन और आज़ादाना रिसर्च करने वाले इदारे सूरत हाल को इससे बरक्स बता रहे हैं।
مطاہر خان کے آرٹیکل کے مطابق دنیا بھر میں انٹرنیٹ کی رکاوٹوں کو مانیٹر کرنے والے ادارے ٹاپ 10 VPN کے مطابق 2024 میں پاکستان دنیا بھر میں سب سے زیادہ انٹرنیٹ شٹ ڈاؤنز کے ساتھ دوسرا ملک رہا، جبکہ میانمار پہلے نمبر پر رہا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 2024 میں 1861 گھنٹے انٹرنیٹ کی بندش رہی، جس سے تقریباً $351 ملین کا نقصان ہوا۔ صرف یہی نہیں، رواں سال پاکستان میں گزشتہ سال کے مقابلے میں انٹرنیٹ بندش میں 619% اضافہ ہوا، جس سے نقصانات کا تخمینہ بھی بڑھ گیا۔ اسی طرح پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسی ایشن کے مطابق اس وقت انٹرنیٹ کی بندش سے ہر ایک گھنٹے میں $1 ملین یعنی $10 لاکھ کا نقصان ہو رہا ہے۔ آرٹیکل کے مطابق پاکستان میں مسلسل بیلنس آف پیمنٹ کے کرائسس کے دوران انفارمیشن اور کمیونیکیشن وہ سیکٹر تھا جو ڈالرز میں آمدنی کا اہم ذریعہ تھا۔ رواں سال کے ابتدائی 11 ماہ میں اس سیکٹر نے $3.3 ارب کا ریونیو دیا ہے، اور سروسز سیکٹر میں یہ وہ واحد کیٹیگری ہے جس میں مسلسل سرپلس آ رہا ہے۔ مگر انٹرنیٹ کی بار بار بندشوں سے مقامی ٹیک کمپنیز کی آپریشن کاسٹ میں اضافہ ہو جائے گا، جو کہ ایک مسئلہ ہے۔ اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ اس سے کمپنیز ملک میں ضرورت سے زیادہ زر مبادلہ لانے سے کتراتی ہیں، جس سے انڈاکیومنٹڈ ایکسپورٹس میں اضافہ ہوتا ہے۔ کلاؤڈ فیئر کے مطابق 2024 میں ملک بھر میں انٹرنیٹ کی ٹریفک میں بتدریج کمی آئی ہے، بلکہ رواں سال کے ابتدائی 11 ماہ میں تقریباً 30 دن ایسے تھے جن میں یہ ریڈ میں نہیں تھا۔ صرف یہی نہیں، جب ہمیں انٹرنیٹ میسر ہوتا ہے تو بھی اس کی کوالٹی کوئی خاص بہتر نہیں ہوتی۔ پاکستان میں اوسط ڈاؤن لوڈ سپیڈ 22 میگا بائٹس پر سیکنڈ ہے، جبکہ فلپائنز میں یہ سپیڈ 97، بنگلہ دیش میں 37 اور انڈونیشیا میں 31 میگا بائٹس پر سیکنڈ ہے۔ اس وقت حکومت کے لیے انٹرنیٹ کا مسئلہ شدت اختیار کر رہا ہے۔ ہفتے کو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سوال اٹھایا تھا کہ مچھلیاں صرف پاکستان ہی کے انٹرنیٹ کی کیبلز کیوں کاٹتی ہیں؟ کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تار کٹ جاتا ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ کوئی ٹیسٹنگ ہو رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے انٹرنیٹ کیبلز میں ایسے کیا ہے کہ جو ہمارے سمندر کے مچھلیاں ہیں وہ صرف پاکستان کے انٹرنیٹ کیبلز کھاتے رہتے ہیں، وہ بھی جب بھی اسلام آباد میں کوئی دھرنا ہو۔ جبکہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے اراکین شازیہ عمری اور قادر پٹیل بھی قومی اسمبلی میں حکومت پر تنقید کر چکے ہیں۔ اتنا ستیاناش انٹرنیٹ کا کیوں مار دیا گیا ہے اس ملک میں؟ آپ ایکس اٹھا لیں، آپ وائی اٹھا لیں، آپ زیڈ اٹھا لیں، یہاں وائس نوٹ نہیں کھلتے، تصویریں نہیں کھلتی۔ یہ کون سی فائر وال آپ لگا رہے ہیں جو لگتے نہیں لگ رہی اب تک آپ کے پاس؟ خدا کے واسطے جن لوگوں کے کاروبار اس سے منسلک ہیں ان کو اربوں کا نقصان ہو رہا ہے، اسٹوڈنٹس کی پڑھائی متاثر ہو رہی ہے، لوگوں کے میسیجز کسی حد تک آپ کو جو کرنا ہے کرے، لیکن کر چکے ہیں۔ اب تو ایسا ستیاناش کبھی نہیں ہوا۔ میرا کوشچن یہ کہ یہ فل سپیڈ سے انٹرنیٹ چلنا کب شروع ہوگا؟ خدا کے واسطے اس کا جواب دیں۔ آپ ڈیجیٹل نیشن پاکستان کا بل لے آتے ہیں، مجھے تو ہنسی آ رہی تھی اس دن وہ بل جب آیا کہ کون سے انٹرنیٹ پہ اور کون سے ڈیجیٹل پاکستان پہ ہم بات کریں جہاں پہ انٹرنیٹ فیسلٹی ہے ہی نہیں، اور یہاں پر جو ذمہ دار ہیں وہ یوزرز کو کہتے ہیں کہ جی آپ کا انٹرنیٹ سروس پرووائڈر غلط ہوگا، انٹرنیٹ صحیح ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ فائر وال سن کے ہمارے کان پک گئے۔ جو قادر پٹیل نے کہا ہر چیز درست ہے، جواب نہیں مل رہا، اسٹوڈنٹس متاثر، بزنس متاثر، ہم ای کامرس کی بات کرنے کے لائق ہی نہیں رہے ہیں۔ یہ کس طرح کا اور الزام یوزرز کو دینے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، دیجیے، اللہ حافظ۔